हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम कक्षा 12 की बायोलॉजी की क्लासें, ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, क्योंकि होता यह है कि व्हाट्सएप पे अपलोड करने से कम ड्यूरेशन की वीडियो ही अपलोड हो पाती है। अगर वीडियो ज़्यादा ड्यूरेशन की बन गई तो वो फिर हमें दो बार अपलोड करनी पड़ती है। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। और वीडियो देखते समय एक ध्यान रखिएगा कि आप हेडफोन का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हेडफोन यूज़ करने से आपको स्पष्ट दिखाई देगा। क्योंकि मेरे पास कोई ब्लूटूथ नहीं है जिससे कि मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करूँ फ़ोन से और उसके बाद रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि दूर से आवाज़ आ रही है तो आवाज़ साफ़ नहीं आ रही होगी। इसलिए आप हेडफोन का यूज़ कीजिएगा। और इन केस अगर आपके आसपास कोई ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिनके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेज नहीं चल रही है, तो आप उन बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है जनन। फर्स्ट यूनिट है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बच्चों, इसके अंतर्गत चार चैप्टर हैं। पहला है जीव। जो पहला चैप्टर है वो है हमारा जीवों में जनन। जीवों में जनन। जो दूसरा चैप्टर है ये इकाई फर्स्ट है। ठीक है, जो दूसरा चैप्टर है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, जो अगला चैप्टर है वो है मानव जनन। और जो चौथा चैप्टर है हमारा वो है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य यानी कि जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मानव जनन, सॉरी जनन, मानव जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या और अगला हो जाएगा जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है हमारा उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो पहला पॉइंट होगा हमारा वो होगा जीवन अवधि। जीवन अवधि। दूसरा हम पढ़ेंगे जनन। और जनन में मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा होगी। पहला होगा अलैंगिक जनन। ठीक है, और दूसरा होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। ठीक है, और तीसरा बिंदु जो होगा वो होगा निषेचन। ठीक है, निषेचन के अंदर हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक होगा युग्मक जनन। युग्मक जनन। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा भ्रूणोद्भिद।
भ्रूणोद्भव, भ्रूण उद्भव यानी कि भ्रूणोद्भव। तो मुख्य रूप से इन 3 बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीवों में जन्म। तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट आता है बच्चों, जीवन अवधि। ठीक है, तो प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। ठीक है, प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। जीवों के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल जीव की जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है भाई, आपको पता है कि कोई भी जीव अगर उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। तो यानी कि उसकी जन्म से लेकर के और उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो ये समय या काल होता है, इसी को हम जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ जीवों की जीवन अवधि लिखी हुई है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये आपकी बुक से ही लिया है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी में से किसी जीव की जीवन अवधि को वो पूछ सकता है 1 नंबर में। तो सबसे पहले जैसे हाथी, हाथी की 60 से 90 वर्ष, कुत्ता 20 से 30 वर्ष, तितली 1 से 2 हफ्ते, कौवा 15 वर्ष, घोड़ा 60 वर्ष, कछुआ 100 से 115 वर्ष, फल मक्खी यानी कि फ्लाइंग फ्रूट जो होती है, फ्रूट फ्लाई जो होती है वो 30 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, धान का पौधा जो होता है 3 से 4 महीने, बरगद का पेड़ 200 वर्ष, केले का पौधा जो होता है वो 25 वर्ष, और गुलाब 5 से 7 वर्ष, तोता 140 वर्ष और गाय 20 वर्ष। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे कि 60 से 90 वर्ष कुछ वेरिएशन, कुछ डिफरेंस देखने को कि जैसे कि काफी अंतर देखने को मिला आपको 60 से 90 वर्ष इस तरह से। तो देखो होता क्या है बच्चों की, प्रत्येक जीव की अपनी अपनी प्रजातियां होती है, अलग अलग प्रजातियां होती है, और हर प्रजाति की जो ये जीवन अवधि होती है कम या ज्यादा हो सकती है। इसलिए हमने ये एवरेज वैल्यू ले रखी है यहाँ पर कि 60 से 90 वर्ष के बीच या 20 से 30 वर्ष के बीच हो सकती है इनकी जीवन अवधि। जैसे कि जो अफ्रीकन हाथी होता है उसकी जो जीवन अवधि होती है वो 70 से 90 वर्ष के बीच में होती है, और जो एशियन हाथी होता है उसका 60 से 80 वर्ष के बीच में होती है। तो इसलिए हमने एवरेज ले लिया इसको कि 60 से 90 वर्ष के बीच में। ठीक है, तो प्रत्येक जीव का ऐसी है, अलग अलग प्रजातियां होती है इनकी, और अलग अलग प्रजातियों में जीवन अवधि में भी अंतर देखने को मिलता है हमें। अब इसमें आप एक चीज और देखिए बच्चों, जैसे कि कौवा, कौवे की जीवन अवधि है 15 वर्ष, और जो तोता है, तोते की जो जीवन अवधि है वो है 140 वर्ष। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी जीव होता है जो उसका जो शारीरिक आकार होगा, उसकी शारीरिक बनावट या शारीरिक आकार होगा, उसका जीवन अवधि से कोई संबंध नहीं होता है। समझ रहे हो भाई, ऐसा नहीं है कि कोई जीव है और वो बड़ा है तो उसकी जीवन अवधि ज्यादा होगी और छोटा है तो जीवन अवधि कम होगी, ऐसा नहीं है। जैसे कि कौवे की जीवन अवधि 15 वर्ष है और तोते की 140 वर्ष है। आप देखिए ये दोनों जीव, इनका जो आकार होता है, आकार में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत कम ही अंतर होता है, लेकिन इनकी जीवन अवधि में बहुत ज्यादा अंतर है भाई। तो इसका अर्थ हुआ कि जीवन अवधि का शरीर के आकार से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि कोई भी जीव अगर वो उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। ठीक है, कोई भी जीव है अगर उस जीव का जन्म हुआ है तो उस जीव की मृत्यु भी क्या है, सुनिश्चित है। ठीक है भाई, लेकिन अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा भाई कि प्रत्येक जीव उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे करके इस पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, आप देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, जीवों का एक विशाल संख्या है, जीवों की एक विशाल संख्या विद्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जीव में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं तो है जिससे कि क्या है, वो अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसकी संतान क्या करती है, सरवाइव करती है। समझ रहे हो भाई, और जीवों के द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। समझ रहे हो भाई। ठीक है, तो
प्रत्येक जीवन अवधि चाहे कितनी भी हो, प्रत्येक जीव की मृत्यु क्या है, सुनिश्चित है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। हाँ, एक चीज और है, एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर, यानी कि एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है भाई, समझ रहे हो भाई। एक कोशिकीय जीव की जो एक कोशिकीय जीवों की जीवन अवधि का समाप्त होना डेथ नहीं है, बल्कि डिवीजन है, समझ रहे हो भाई। यानी कि एक कोशिकीय जीवों में जो जीवन है वो मरते नहीं है भाई, उनमें डेथ प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, बल्कि उनके शरीर में विभाजन होता है, और उस विभाजन के वजह नए जीवों का क्या होता है, जनन होता है भाई। ठीक है, तो प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों में निरंतरता सुनिश्चित करती है। और अधिक स्पष्ट रूप से अगर जनन की परिभाषा को समझे, तो जनन एक ऐसा जीव विज्ञानी प्रक्रम है जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है, और संतति में वृद्धि होती है, उसके बाद उसमें परिपक्वता आती है, तथा इसके बाद वो नई संतति को जन्म देता है, और जनन का ये क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखता है। ठीक है, तो जनन से क्या, फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये निरंतरता बनी रहती है, तो यही जनन है भाई। ठीक है, अब बात आती है कि ये जनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, यह इसके क्या प्रकार है, किस तरीके से जनन होता है, तो आगे देखते हैं। तो जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, जनन दो प्रकार से होता है भाई। ठीक है, पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन को देखेंगे। अलैंगिक जनन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा अनुपस्थिति में हो, तो अलैंगिक जनन कहलाता है। समझ रहे हो भाई, यानी कि कहने का मतलब है कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक ही जनक भाग लेता है भाई, एकल जनक द्वारा होता है, यानी कि कोई माना कि ये कोई जीव है, ठीक है ना, इस एक ही जीव के द्वारा संतति उत्पन्न हो जाएगी, तो इसको कहेंगे अलैंगिक जनन। और इसमें युग्मक निर्माण हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये श्योर नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। आगे लैंगिक जनन, जब दो जनक, ध्यान रखिए दो जनक कैसे होने चाहिए, विपरीत लिंग वाले होने चाहिए। जब दो जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर व मादा युग्मक, गैमेट में युग्मन होता है, नर व मादा युग्मक को कहते हैं इंग्लिश में गैमेट, नर व मादा युग्मक में युग्मन होता है, तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसमें दो जनक होंगे, विपरीत लिंग वाले होंगे, और उसमें एक नर होगा और एक मादा होगा, उसके जो युग्मक होंगे उसमें आपस में युग्मन होगा, और इसके फलस्वरूप नई संतति का उत्पन्न होगा, इसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा अलैंगिक जनन को विस्तृत रूप से समझते हैं, फिर लैंगिक जनन को समझेंगे। तो इस विधि में क्या होता है, एकल जीव, एक जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है भाई। ठीक है, एक जीव में क्या होती है, संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसमें केवल, अब जो संतति उत्पन्न होती है वो एक दूसरे के समान ही नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे के समरूप ही नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे के एकदम समान होती है भाई। कहने का मतलब है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी वो आकार और आनुवंशिक रूप से क्या होगी, एक दूसरे के एकदम समान होगी, समरूप होगी। ठीक है, ठीक है भाई। और इस, जब कोई जीव आकार और आनुवंशिक रूप से एक समान दिखाई देता है, तो उसे हम, एक समान होता है तो उसे हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा कि क्लोन किसे कहते हैं, कई बार आ जाता है, तो आप कहेंगे कि वे जीव जो आकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, एक समान होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। अब थोड़ा आगे देखिए अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, यानी कि यूनिसेल, एकल जीव, एक सेल वाले जीव, पादप, कुछ पादपों में तथा जीवों में, जीव कैसे, अपेक्षाकृत साधारण जीव जो होते हैं उनमें हमें क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। किस किस में, एक तो एकल जीव में, दूसरा पादपों में, ठीक है, और पादपों में, और तीसरा जीव, कैसे जीव, साधारण जीवों में हमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा तथा मोनेरा, यानी कि प्रजीव और एकल केंद्रीय जीव जो होते हैं उनमें जनन
कैसा होता है, जनन कोशिका, इसमें क्या होता है, जनन कोशिका विभक्त होकर के नए जीवों को जन्म देती है। अतः इन जीवों में समसूत्रीय विभाजन द्वारा कोशिका में विभाजन होता है। यानी कि समसूत्रीय विभाजन एक प्रकार की क्रियाविधि होती है इसमें जनन की, एकल, प्रोटिस्टा और मोनेरा या एकल जीवों में। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कुछ प्रकार देखेंगे अलैंगिक जनन के। जैसे सबसे पहले है द्विखंडन। ठीक है, द्विखंडन यानी कि बहुत से एक कोशिकीय जीवों में द्विखंडन से, बहुत से एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं। द्विखंडन मतलब दो भागों में विभाजित हो जाना। इसमें कोशिका दो भागों, देखो लिखा भी है, इसमें कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि करता है। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम एकल जीव है, इनमें क्या होता है, द्विखंडन, द्वि के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। जैसे कि द्विखंडन के द्वारा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि माना कि ये अमीबा है, इसका केंद्रक है, ठीक है। तो द्विविभाजन कैसे होगा, सबसे पहले इसका शरीर थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, बीच से सिकुड़ जाएगा और इस तरह से थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये केंद्रक है, इसका लंबा हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा, बीच से सिकुड़ जाएगा। उसके बाद इस तरह से ये सिकुड़ जाएगा और इसका केंद्रक भी इस तरह से लंबा हो जाएगा भाई थोड़ा, यानी कि केंद्रक भी खींचने लग जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये केंद्रक भी क्या हो जाएगा, केंद्रक क्या हो जाएगा, जब और सिकुड़ जाएगा तो केंद्रक भी बीच से टूट जाएगा और दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जब केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है बच्चों, इस क्रिया को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कैरियोकाइनेसिस। जब केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है तो इसको केंद्र कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साथ साथ में जो कोशिका द्रव्य होता है इसका, ये भी विभाजित होता है भाई, कुछ इस ऊपर के हिस्से में चले जाएगा, कुछ नीचे के हिस्से में चलाएगा और अंत में ये कोशिका क्या हो जाएगी, दो भागों में विभाजित हो जाएगी। कुछ कोशिका द्रव्य इस कोशिका में आ जाएगा और केंद्र का एक केंद्रक यहाँ आ जाएगा, एक केंद्रक यहाँ आ जाएगा और ये एक से दो बन गए। तो इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन या द्विविभाजन की क्रिया। जैसे कि ये अमीबा में मैंने आपको बताया, इसी तरह से पैरामीशियम में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें जब केंद्रक दो भागों में विभाजित होगा कैरियोकाइनेसिस, और जब ये कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित होता है तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो द्विखंडन हो गया। अब आगे देखिए, द्विखंडन के बाद आता है बच्चों मुकुलन। ठीक है, मुकुलन जैसे कि ईस्ट में यह विभाजन समान नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने द्विखंडन में देखा था, समान विभाजन हो रहा था, कोशिका दो भागों में विभाजित हो रही थी, लेकिन मुकुलन में ऐसा नहीं होता है। मुकुलन में एक छोटी सी कलिका उत्पन्न होती है। जो जनक जो कोशिका होगी उसके ऊपर, उस पर क्या होगा, एक छोटी सी कलिका उत्पन्न होती है जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर के नए परिपक्व जीव में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे कि ये यीस्ट में देखने को मिलता है, आपको हाइड्रा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये एक यीस्ट की एक कोशिका है, केंद्रक है इसका, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसकी कोशिका के कहीं पर भी किसी भी एक हिस्से पर इस तरह से एक उभार आ जाएगा जिसको हम कहते हैं मुकुल। एक उभार, मुकुल या बड भी इसको हम कहते हैं, बड या कलिका, कुछ भी को भाई। ठीक है, और साथ में इसके साथ ये भी विभाजित हो जाएगा, इसका केंद्रक भी विभाजित होता जाएगा। ठीक है, और अंत में जो ये है, ये
इस कोशिका से अलग हो जाए। प्रारंभ में तो इससे जुड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जनक कोशिका से जुड़ी रहती है प्रारंभ में ये कलिका, और बाद में क्या हो जाएगी, बाद में अलग होकर के नए परिपक्व जीव में परिवर्तित हो जाएगी। अब ये शरीर से अलग हो जाएगा, इस कोशिका से अलग हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, और एक नए जीव में, एक परिपक्व नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे कहते हैं मुकुलन, यानी कि एक कलिका, एक मुकुल का उत्पन्न होना शरीर के किसी भाग से, ठीक है। इसी तरह से ये हाइड्रा में भी देखा जाता है, जैसे कि ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा के शरीर से इस तरह से एक उभार उत्पन्न हो जाता है जिसको कलिका या मुकुल कहते हैं, और ये शरीर से अलग होगा बाद में, पहले तो शरीर से जुड़ा रहेगा और बाद में इस तरह से शरीर से अलग हो जाएगा और नए जीव को उत्पन्न करेगा, हाइड्रा, ठीक है। तो ये है मुकुलन। इसके बाद आता है पुट्टी भवन। देखो क्या होता है, ये विषम परिस्थितियों में ज्यादातर देखने को मिलता है। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण बना लेता है। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में शिष्ट बहुखंडन द्वारा विभाजित होती है, यानी कि बहुत बहुखंडन यानी कि बार बार विभाजित होना, और सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबा बना लेती है इस तरह से है, ठीक है। माना कि ये अमीबा है, इसने अपने कूट पादाप जो होते हैं वो संकुचित कर ले अपने चारों ओर से एक त्रिस्तरीय रचना बना लेता है इस तरह से, ठीक है। कठोर आवरण के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और कुछ समय बाद ये क्या होगा, इसके अंदर बहुखंडन होगा, ठीक है, बहुखंडन द्वारा विभाजित होगा, ठीक है। और इसके अंदर सूक्ष्म अमीबा, या हम कह सकते हैं इसको सूक्ष्म अमीबा या फिर बीजाणु अमीबा, हम इसको कह सकते हैं इसके अंदर जो है। और फिर क्या हो जाएगा, पुटी भवन की भित्ति फट जाने पर बीजाणु परिक्षेत्र माध्यम में विमोचित हो जाते हैं, जिससे बीजाणु जनन कहते हैं। अब क्या होगा, अगर अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो इसकी जो भित्ति है ये फट जाएगी इस तरह से, ठीक है। और ये जो सूक्ष्म बीजाणु थे, ठीक है, बीजाणु अमीबा या सूक्ष्म अमीबा मैंने जिसको कहा था, ये बिखर जाएंगे और इससे प्रत्येक बीजाणु से एक नए अमीबा का जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो पुट्टी भवन की क्रिया है ये। इसके अलावा देखिए फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे कि शैवाल अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। अब कुछ फंजाई या कुछ पादप जैसे शैवालों में, फंजाई में क्या होता है कि कुछ जननीय रचनाएं होती हैं, अलैंगिक जननीय रचनाएं होती हैं जिसके द्वारा वो जनन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनमें सबसे सामान्य रचना है चल बीजाणु, ठीक है, जो हमें शैवाल क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती है इस तरह से। इस तरह से इसके आगे शरीर में फ्लेजिला होते हैं भाई, जो तैरते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सहायक होते हैं, और इसको कहते हैं जू स्पोर या चल बीजाणु, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, इस पे फ्लेजिला होते हैं, इसके माध्यम से ये शैवाल में दिखाई देता है। कौन सी शैवाल, क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में क्लेमाइडोमोनास का ही एग्जाम्पल उसने दिया है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो बोलेगा कि चल बीजाणु किसमें पाया जाता है, हो सकता है वो क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल दे दे, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में ये अलैंगिक है भाई, ये भी ध्यान रखना, अलैंगिक चल बीजाणु, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास में ये फंजाई, ये तो सॉरी शैवाल के अंदर
जल बीजाणु क्लेमाइडोमोनास के अंदर दिखा है। इसके अलावा जो कवक में कॉनिडिया, कवक में कॉनिडिया दिखे, कॉनिडिया और हाइड्रा में और स्पंज में जेम्यूल द्वारा जनन होता है। तो कॉनिडिया क्या होता है बच्चों, जैसे कि पेनिसिलियम में देखना एक फंजाई है पेनिसिलियम, कवक है, इसमें कॉनिडिया द्वारा जनन कैसे होता है, माना कि ये पेनिसिलियम है, इस तरह से बनाइए इसको। ठीक है, इस तरह से। तो इसके अग्र स्तरीय पर जो ये बीजाणु जैसी रचनाएं हैं भाई, इस तरह से ये, तो इनको कहते हैं कॉनिडिया। ठीक है, ये इस कवक से अलग हो जाएगी और नए कवक को जन्म दे देंगे, नए पेनिसिलियम का जन्म उत्पन्न हो जाएगा। ये है पेनिसिलियम। कॉनिडिया ये है। ठीक है, तो इस तरह से कॉनिडिया हमें देखने मिलते हैं पेनिसिलियम में। जैम्यूल, जैम्यूल स्पंज में देखा जाता है, एक तरह का एंडोस्पोर की तरह होते हैं बच्चों ये जैम्यूल, आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल, इस तरह से ये स्पंज में देखने को मिलता है, सिलेंटेटम और स्पंज में जैम्यूल द्वारा जनन, और अनुकूल परिस्थितियों में सिस्ट फट जाएगी और इससे नए स्पंज बन जाएंगे, नए स्पंज उत्पन्न हो जाएंगे। तो यह है जैम्यूल। जो हमें स्पंज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैम्यूल द्वारा जनन स्पंज में। ठीक है, तो देख ले, इसमें देख लो अलैंगिक जनन में, जैसे कि मैंने फंजाई में मैंने कॉनिडिया का एग्जांपल दिया, कॉनिडिया कैसे होते हैं दिखाया, जल बीजाणु क्लेमाइडोमोनास का दिया, जैम्यूल स्पंज में दिखाया। ठीक है, इसके डायग्राम बुक में भी देख लेना, मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी है फर्स्ट चैप्टर की। अब है पादपों में कायिक प्रवर्धन। देखो पादपों में कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन एक तरह का अलैंगिक जनन ही है भाई, समझ लो भाई। टेक्निकली पादपों में हम अलैंगिक जनन के लिए एक शब्द का यूज करते हैं कायिक। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। तो कुछ कायिक प्रवर्धन की इकाइयां जैसे कि भू अस्तारी, सर प्रकंद, सरजोम, शकरकंद, बल्ब, भू अस्तारी, ऑफसेट जिसको कहते हैं। तो जो ये रचनाएं हैं ये क्या है, मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ऊपरी भू अस्तारी क्या होते हैं, ये कायिक प्रवर्धन क्या है और समझाऊंगा ये क्या है। फिलहाल आप समझ जाइए कि ये कुछ कायिक प्रवर्ध है पादपों में, जिनके द्वारा क्या होता है, इनको कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहलाती है, और ये इनसे नए प्लांट, नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, क्योंकि इनके निर्माण में दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये अलैंगिक जनन ही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कायिक प्रवर्ध में क्या है, एक तरह के अलैंगिक जनन है। बाकी ये क्या है, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा एक, और फिर बता दूंगा कि ऊपरी भूअस्तारी सरजोम प्रकंद क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है, कुछ जीवों में शरीर अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है भाई। शरीर क्या हो जाता है, अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक जीव नए, और प्रत्येक भाग या प्रत्येक टुकड़ा शरीर का विकसित हो जाता है, जो नए संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। कुछ जीवों में शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे कि ये प्लेनेरिया में दिखने को मिलता है, अमीबा में, हाइड्रा में और स्पंज में। ये प्लेनेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है ये, कि पुनरुद्भवन की क्रिया सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, तो प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अमीबा, हाइड्रा और स्पंज में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्लेनेरिया में कैसे होता है ये देखो। जैसे ये प्लेन एरिया है, तो ये शरीर इस तरह से डिवाइड हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, और प्रत्येक शरीर से एक वयस्क प्लेन एरिया बन जाएगा।
इसे कहते हैं पुनरुद्भवन की प्रोसेस। तो पुनरुद्भवन के द्वारा जनन। ठीक है। इसके अलावा एक और है आपकी बुक में, मैंने देखा था, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, या हम कैसे ये देखने को मिलता है, जिसको बंगाल का क्या कहते हैं उसके लिए, बंगाल का आतंक। हाँ, बंगाल का आतंक। बच्चों ये है क्या कि एक प्लांट होता है, उसको कहते हैं जलकुंभी। ये बहुत सुंदर होता है, इसके फूल, इस पे जो पुष्प लगे होते हैं ये बहुत सुंदर होते हैं भाई। इसको बाहर से लाया गया था, इसके फूलों को देख करके लोगों ने सोचा कि इसको हम बंगाल में स्थित तालाब जो होते हैं, जो तालाबों में उगाएंगे और ये फूल बड़े सुंदर दिखेंगे फिर तालाबों में। लेकिन बच्चों इसमें होता क्या है कि इसमें यही होता है, कायिक जनन देखने को मिलता है इसमें। ठीक है। और ये क्या होता है कि तालाब के बहुत तेजी से होता है इसमें। ठीक है। और तालाब के ऊपर ये पूरी तरह से ऐसा लगता है कि मैदान जैसा बन जाता है। ठीक है। जम जाता है ये पूरी तरह से घास जैसे, इसके ऊपर ये जलकुंभी पूरी तरह से फैल जाती है तालाब के ऊपर। और जिससे क्या होता है, ये अंदर पानी की ऑक्सीजन को ले लेता है, और इससे जो तालाब के अंदर जो जीव होंगे, जैसे मछलियाँ या सूक्ष्म जीव, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। और बंगाल में ये सबसे बड़ा संकट उत्पन्न हो रखा है भाई आज की डेट में। ठीक है। तो ये किसके कारण है? जलकुंभी, जिसको इकोर्निया भी कहते हैं। इकोर्निया के कारण वाटर हाइसिंथ है वहाँ पर, बंगाल का आतंक भी उसको कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने बच्चों, तो आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? जीवों में जनन। ठीक है। तो जीवों में जनन में हमने पढ़ा है, जीवों में जनन पढ़ा, जीवन अवधि को पढ़ा हमने। उसके बाद लैंगिक और जनन की परिभाषा पढ़ी। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन को विस्तृत से पढ़ा, द्विखंडन, मुकुलन, ठीक है, पुट्टी भवन, ठीक है, पुनरुद्भवन, और ये ठीक है, कायिक प्रवर्धन। तो ये हमने पढ़ा। तो कल हम लैंगिक जनन पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप पढ़ते रहिएगा ठीक से, और साथ में नोट्स भी बनाते जाओगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट।